जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है बेटा? जी हुमा बेटे, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आवाज़ क्लियर है बेटा? हुमा, मुझे सिर्फ आप ही शो हो रहे हो अटेंडीज में। ओके, मतलब बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं शो हो रहे मुझे? वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स? प्लीज़ कम ऑनलाइन। आप लोगों का जो दूसरा रिवीजन के टॉपिक की जो रिक्वेस्ट आई थी वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की आई थी, तो विल टॉक अबाउट ऑन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आर यू रेडी फॉर लेक्चर? स्टार्ट करें हम लोग बेटा, ऑलरेडी वी आर लेट। जी स्टार्ट करें हम लोग। जी सलमान, बच्चे बाकी सबको भी बुला लें। अच्छा, आपकी जो सेकंड रिक्वेस्ट आई थी मुझे रिगार्डिंग टॉपिक, वो थी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए, ठीक है? तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या होती है और सिलेक्शन क्या होती है। तो सिर्फ बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? आई एम नॉट सीइंग द अदर स्टूडेंट्स। वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स? हाँ जी हुमा, वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स? प्लीज से अदर पीपल टू कम ऑनलाइन। सिर्फ दो स्टूडेंट सलमान और हुमा मुझे शो हुए हैं। वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स? सलमान बेटा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जितने स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है एटलीस्ट मुझे वो मैसेज करके बताएं कि मुझे आप लोगों को आवाज़ आ रही है। एमन है, हुमा है और गुड आफ्टरनून बेटा। एमन है, हुमा है एंड सलमान है ओनली, बाकी तो मुझे कोई भी और नहीं नज़र आ रहा। वेयर आर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? बेटा एमन, बाकी सबको भी मैसेज करें, वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स? सिमरा, वर्दा, किधर है बाकी लोग सारे के सारे? आवाज़ आ रही है आपको एमन? वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? ओके, रिक्रूटमेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड हायरिंग द बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन और आउटसाइड एंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ जॉब ओपनिंग इन ए टाइमली एंड द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, ठीक है? अब बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, हम फाइंडिंग करते हैं और हायरिंग करते हैं। सिंपल, जो हमारे पास बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं वो हमारी अपनी आउटसोर्सिंग भी हो सकती है, और हम अपनी अपने कॉलेज से, अपने इंस्टीट्यूशन से भी कैंडिडेट्स को पिक कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल कोई भी वैकेंसी आई आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपकी अपने अंदर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आप देखते हो कि वो इतने क्वालिफाइड हैं, तो आप उनके लिए भी उनको जो है वो फाइंडिंग में अपनी रख सकते हो, या अदरवाइज आप आउटसोर्सिंग भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? सो इट इज़ बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंक्लूड एनालाइजिंग द रिक्रूटमेंट्स ऑफ द जॉब, अट्रैक्टिंग एम्प्लॉयज़ टू दैट जॉब, ठीक है? अब हमने क्या करना है रिक्रूटमेंट में? सिंपल, हमने इस किस्म की चीज़ें डालनी है उस जॉब रिलेटेड जो कि उस एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बने, अट्रैक्टिव बने। मतलब उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो बाहर से भी, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी अप्लाई करें और अंदर से भी अप्लाई करें, ठीक है? तो दिस इज़ इन द वे कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपने जो है ना नॉमिनी को अट्रैक्ट करना है कि नॉमिनीज उस पूल का पार्ट बने। Just when you want to say the nominees or employees, or you can say labor, become a part of that institution, ठीक है? पार्ट से मुराद क्या है कि सिंपल उसने अट्रैक्ट किया, उसका फॉर्म फिल किया और उस पर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट की, तो दिस इज इन व्हाट सेंस दिस इज ओनली रिक्रूटमेंट। The other step is selection, the process of interviewing and evaluating the candidates for the specific job and selecting an individual for the employment based on certain criteria. और फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है जिसमें आप क्या करते हो, इंटरव्यू करते हो, इवेल्युएट करते हो कैंडिडेट्स को उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब के लिए, ठीक है? और आप उन क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हो और उनको एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, उस क्राइटेरिया के ऊपर जो कि पूरा उतरते हो। So employee selection can range from a very simple process to a very complicated process, depending on the firm hiring and the position.
अब सिंपल अगर किसी ने एक स्टाफ नर्स को हायर करना है तो उसका इतना जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो टाइट नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड जब हमने किसी टॉप लेवल की मैनेजमेंट के लिए किसी बंदे को हायर करना है, वट एवर कोई मैनेजर है या यू कैन से कि कोई सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा वो टफ होगा। ठीक है, तो मतलब जितनी बड़ी पोस्ट होती है उतना ही ज़्यादा जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो टफ होता चला जाता है। ये तो थी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की डेफिनेशन। अगर किसी को इस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन है अभी तक के लिए तो वो मुझे बता सकता है, ताकि मैं आपकी इस कंफ्यूजन को जो है वो सबसाइड कर दूँ। नेक्स्ट वी विल जंप ऑन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द ड्यूअल गोल ऑफ द रिक्रूटिंग। ठीक है, हम क्या करते हैं, ड्यूअल गोल्स ऑफ रिक्रूटमेंट उसको देखते हैं। comprehend recruitment process from organizational as well as individual perspective। इसके अलावा हम comprehend recruitment process को देखेंगे, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल और एज वेल एज इंडिविजुअल परस्पेक्टिव पे बात करेगा। फिर आइडेंटिफाई व्हाट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर इन्वॉल्व इन रिक्रूटिंग, और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है जो कि इन्वॉल्व होती हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के अंदर। एक्सप्लेन द मेजर रिक्रूटमेंट मेथड्स एंड एनालाइज देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उसके बाद हम इसके फिर साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। आइडेंटिफाई द बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया, डिज़ाइन एंड एडमिनिस्टर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन प्रोसेस। अहमद ये ज़रा लगा दो, ये इफेक्टिव सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ये एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में देखें, ये आपकी पास एचआर मैनेजमेंट आ गई, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे पहले पास आपके पास जो फर्स्ट आ जाती है चीज़ वो आ जाती है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। फिर आपका एचआर प्लानिंग आ जाती है कि आपकी ओवरऑल जो एचआर प्लानिंग है वो क्या है। फिर जॉब एनालिसिस आ जाती है आपकी। जॉब एनालिसिस भी आपकी दो चीज़ों में उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं। नंबर वन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड नंबर टू जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, आप जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को साइमल्टेनियसली जब हम आगे लेके चलते हैं तो उसको हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ए पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। अब जब हम इस सारे प्रोसेस में से एक पूल जनरेट करते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो उसको हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। और ऑन द अदर हैंड वी कैन से द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग ए पोटेंशियल कैंडिडेट, यानी कि ऐसे जिनका एप्टीट्यूड होगा उस जॉब के लिए। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। द पीपल हैविंग अ पर्टिकुलर एप्टीट्यूड फॉर दिस जॉब, तो वो किस में आ जाएंगे, वो आपकी रिक्रूटमेंट के अंदर आ जाएंगे। रिक्रूटमेंट गोल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर वन, अट्रैक्ट द क्वालिफाइड एप्लीकेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर टू, इनकरेज द अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स टू सेल्फ सेलेक्ट देमसेल्व्स आउट। उसके बाद हम इनकरेज करते हैं जो कि आपके पास अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स होते हैं कि वो क्या करें, अपने आप को सेल्फ सेलेक्ट करें। मतलब कि वो उस क्राइटेरिया के ऊपर मीट नहीं कर रहे होते, उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे होते, लेकिन स्टिल हम उसको अट्रैक्ट करते हैं ताकि हम उन चीज़ों में से उनको खुद एनालाइज हो जाए कि व्हाट आर आवर ड्रॉबैक्स। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हाँ जी हुमा, आवाज़ नहीं आ रही बेटा आपको। जी हुमा, आवाज़। कितने लोगों को वॉइस इशू आ रहा है। जी समर, वर्दा, रौलिका, वॉइस इशू है क्या। अच्छा, रिक्रूटमेंट बेसिकली अब ये जो रिक्रूटमेंट होती है अब ये टू वे प्रोसेस होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। जी सिद्रा, अब आ रही है आवाज़। एमन कह रही है कि वॉइस क्लियर है। जी एमन तो कह रही है कि वॉइस क्लियर है, वॉइस का कोई इशू नहीं है। वर्दा भी कह रही है कि वॉइस ठीक है। आप अपना नेट को थोड़ा सा बेटा रिफ्रेश कर लें, बाज़ आपके एंड से भी नेट का इशू हो सकता है। ओके अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि बेसिकली ये टू वे प्रोसेस होता है, टू वे स्ट्रीट होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर ए क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। अब ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को देख रही हो रही है, देखती हो रही होती है। ठीक है, सो एप्लीकेंट्स आर लुकिंग फॉर द पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब एक तरफ वो कह रहा है कि क्वालिफाइड लोग होने चाहिए,
ठीक है। दूसरी तरफ वो कहता है कि पोटेंशियल होना चाहिए उन कैंडिडेट्स के अंदर। अब देर आर टू कैटेगरीज। अब हम कहते हैं कि एक बंदा है, उसने मास्टर्स कर लिया है, तो ही कैन टीच, ठीक है, वो पढ़ा सकता है, ठीक है। तो इट डजेंट मीन कि एक बंदा है, उसने मास्टर्स कर लिया तो वो पढ़ा सकता है, ठीक है। या लेट्स सपोज, सॉरी टू से, इट्स जस्ट एग्जांपल, कि सिद्रा या हुमा ने बीएसएन कर लिया है, तो वो बीएसएन के बच्चों को टीच कर सकती है, ठीक है। इट्स नॉट स्पेसिफिक कि एक बंदा जिसने बीएसएन कर लिया है या मास्टर्स कर लिया है, तो वो आगे से मास्टर्स या बीएसएन वालों को पढ़ा सकता है। बेसिकली वी हैव ए पोटेंशियल, ठीक है। हमारे अंदर सबसे पहले तो इतना पोटेंशियल होना चाहिए, प्लस हमारे अंदर एप्टीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज स्पेसिफिक। अब क्वालिफाइड तो सारे ही हैं, क्वालिफाइड तो वर्दा भी हैं, सहरिश भी हैं, हुमा भी हैं, सिद्रा भी हैं, समर भी हैं, ठीक है। बट एप्टीट्यूड जो होता है वो मैटर करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा मास्टर्स है या बीएससी बीएस किया हुआ उसने तो ही और शी कैन टीच, नो वे, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट कितने हैं, ठीक है। वो पोटेंशियल, उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो होती है ना वो बात करती है। क्वालिफाइड तो वट एवर 60 कैंडिडेट्स थे, ठीक है, बट हमने जो उसकी रिक्रूटमेंट करनी है, हमने उसकी पोटेंशियल की बेस के ऊपर करनी है, हमने उसकी एप्टीट्यूड की बेस के ऊपर करनी है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट कि वाई रिक्रूटमेंट इज टू वे प्रोसेस। ओके, अब एक तरफ आ जाता है कैंडिडेट के एंड से कुछ एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन के एंड से कुछ एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वैकेंट और न्यू पोजीशन अगर कोई नई सीट जनरेट कर दी, कोई वैकेंट पोजीशन बता दी उन्होंने, जनरेट कैंडिडेट पूल वाया द इंटरनल और द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मेथड, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कैंडिडेट्स को लेना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप कुछ कुछ आउटसोर्सिंग करना चाह रहे हैं तो दिस इज समथिंग एल्स। एवेल्युएट कैंडिडेट्स वाया सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद आप क्या करते हो, कैंडिडेट्स को सिलेक्शन के प्रोसेस से एवेल्युएट करते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन उसको डिफरेंट ऑफर्स देगी, डिफरेंट बोनसेस देगी, ठीक है, डिफरेंट इंसेंटिव्स देगी, डिफरेंट फैसिलिटेशन उसको प्रोवाइड करेगी, जिसमें आपके पास हाउसिंग फैसिलिटेशन आ जाती है, आपकी मेडिकल फैसिलिटेशन आ जाती है, ठीक है। आपके समटाइम यूटिलिटीज़ की भी फैसिलिटेशन जो होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उस एम्प्लॉयज़ को ऑफर कर रही होती है, ठीक है। मतलब ये ओवरऑल इसमें कैंडिडेट्स को जो है वो इम्प्रेस किया जाता है और उसको एक ऑफर बना के दे दी जाती है, ठीक है। अब कैंडिडेट के एंड से अगर बात की जाए तो कैंडिडेट क्या सोच रहा होता है रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के दौरान, रिसीव एजुकेशन एंड चूज ए ऑक्यूपेशन। सबसे पहले वो क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर एजुकेशन को वो गेट करेगा, ठीक है, और अपने उसको एज अ ऑक्यूपेशन आगे लेके चलेगा। रिक्वायर एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, अब फिर उस पर्टिकुलर फील्ड की एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एक सर्टेन एक्सपीरियंस हासिल करेगा, ठीक है। उसके बाद सर्च फॉर जॉब ओपनिंग, ठीक है, और उसके बाद फिर वो क्या करेगा, डिफरेंट जगहों पे भी जॉब, जो डिफरेंट जॉब फेयर्स आते हैं वो उसके लिए सर्च करेगा, एंड देन अप्लाई फॉर द जॉब, ठीक है। इम्प्रेस कंपनी ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद वो उस कंपनी को इम्प्रेस करेगा ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस वाया देयर पोटेंशियल, जो भी हमने पहले पीछे बात की, ठीक है। आफ्टर दैट इवेल्युएट जॉब एंड कंपनीज, ठीक है, वो क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा जॉब्स को एंड कंपनीज को। उसके बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट जॉब ऑफर, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा या फिर सिंपल रिजेक्ट कर देगा अपनी जॉब की ऑफर को। अब स्ट्रैटेजिक रिक्रूटिंग डिसीजंस क्या होते हैं, सबसे पहले तीन चीज़ें आ जाती हैं इसमें। एचआर प्लानिंग डिसीजन आ जाता है, जो आपका एचआर करता है। स्ट्रैटेजिक रिक्रूटिंग डिसीजंस आ जाते हैं, डिसीजंस ऑन द रिक्रूटिंग सोर्सेज या मेथड्स। अब एचआर डिसीजंस क्या होते हैं, हाउ मेनी एम्प्लॉयज नीडेड, कितने लोगों की हम लोगों को जरूरत होती है, ठीक है, व्हेन नीडेड, और किस वक्त ज़रूरत है, ठीक है, केएस इज नीडेड, ठीक है। स्पेशल क्वालिफिकेशंस की बात कि स्पेशल कौन कौन से लोग हैं। उसके बाद स्ट्रैटेजिक रिक्रूटमेंट डिसीजंस के अंदर आ जाता है वेयर टू रिक्रूट, कि कहाँ पे हम लोगों ने रिक्रूट करना है, किस एरियाज में हमने उसको रिक्रूट करना है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, किस जगह पे हमने करना है, वेयर टू रिक्रूट इंटरनल है या एक्सटर्नल है, हु वांट टू रिक्रूट, फ्लेक्सिबल स्टाफिंग है, ऑप्शंस है, नेचर ऑफ द जॉब, ठीक है। उसके बाद डिसीजंस ऑन रिक्रूटिंग सोर्स या मेथड्स आ जाता है। अब आप उसको एडवर्टाइज करोगे, अखबार इश्तेहार करोगे, ठीक है, उसको आप केबल पे चलवाओगे, ठीक है, उसको आप पम्फलेट्स की सूरत में करोगे,
ठीक है। रिक्रूटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी आप एडवर्टाइजमेंट करोगे वो आप क्या करोगे, उस डिसीजन के बाद करोगे, ठीक है। अब रिक्रूट डिसीजंस में फ्लेक्सिबल स्टाफिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आपने अपने स्टाफ को क्या करना है, फ्लेक्सिबल वे से आगे लेके चलना है, और आपकी जो पिकिंग है वो भी क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए एट द इनिशियल। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की अगर आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन देखें, एमन के एस एस होता है बेटा, नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड, ठीक है। ये एचआर की लैंग्वेज है। इसमें हम देखते हैं कि एम्प्लॉय के पास जो है वो पर्टिकुलर नॉलेज है, ठीक है, उस डेजिग्नेशन के लिए वो पर्टिकुलर स्किल है, वो पर्टिकुलर एप्टीट्यूड या एटीट्यूड है, ठीक है। तो के एस इज बेसिकली ए एच आर लैंग्वेज, ठीक है। ओके, फुल टाइम और पार्ट टाइम की बात करते हैं हम। तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ द रेगुलर स्केड्यूल। अब फुल टाइम में जाहिर सी बात है कि हमने टोटल हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो चीज़ें वेरी करती हैं। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कि जी हमने 40 घंटे काम लेना है, और हम 40 घंटों का जो काम है उसको हम फुल टाइम के अंदर कंसिडर करेंगे और बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग हम इतना ऑफर करेंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमने 35 घंटे काम करवाना है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं अकॉर्डिंग टू सैलरीज एंड अकॉर्डिंग टू देयर इंफ्रास्ट्रक्चर कि हमने 37 घंटे काम करवाना है। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है आपकी फुल टाइम, ठीक है, और पार्ट टाइम। अब फॉर एग्जाम्पल वो कहता है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ द रेगुलर स्केड्यूल ऑफ 37.5 आवर्स पर वीक। मतलब घंटों में पूरे हफ्ते के अंदर आपने 37 घंटे अगर काम करना है, तो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ द रेगुलर स्केड्यूल ऑफ लेस देन 37.5 आवर पर वीक। और अगर पूरे वीक के अंदर आप 37.5 आवर से कम करते हैं तो वो आपकी पार्ट टाइम के अंदर कंसिडर होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसकी पॉलिसी को, उनकी हम टोटल जो काउंट कैलकुलेशन है उसको देखने हैं कि पर वीक के हिसाब से हमारे रिकमेंडेड आवर्स जो है वर्किंग वो कितने हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। अच्छा, रेगुलर की मैंने आपको बात बताना भूल गई। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रेडिक्टेबल एंड स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द 6 मंथ्स ड्यूरेशन और लॉन्गर। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में ये होता है, जैसे आपको पता है 3 मंथ्स का आपका प्रोबेशन होता है। प्रोबेशन के बाद आपका 6 मंथ जब कंप्लीट होता है तो आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हो जाते हो। तो ये मोस्टली रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो मोर देन 6 मंथ के अंदर कंसिडर होती है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में भी फुल टाइम और पार्ट टाइम, ठीक है, वो फुल टाइम भी हो सकती है, पार्ट टाइम भी हो सकती है। आगे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, परफॉर्म स्पेसिफिक सर्विसेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट basis used in a number of areas including building, maintenance, security, advertising and public relations, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वो ठेके पे ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते हैं, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट कर रहे होते हैं, और उस ठेके का या उस कॉन्ट्रैक्ट का उतने ड्यूरेशन के लिए वो क्या कर रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं। लास्ट पे आ जाता है आपके पास प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स एन एम्प्लॉयर साइन एन एग्रीमेंट विद एन एम्प्लॉयज लीजिंग कंपनी आफ्टर विच द एग्जिस्टिंग स्टाफ इज हायर्ड बाय द लीजिंग firm and leased back to the company for a fee a small, ठीक है। अब प्रोफेशनल में ये होता है कि एक एम्प्लॉयर जो होता है वो एक एग्रीमेंट साइन कर लेता है, ठीक है। कंपनी उसको बेसिकली लीज कर लेती है। लीज से मुराद क्या है, उसको एडवांस पैसे दे देती है, ठीक है। और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है कि मैं आपको इतने टाइम के लिए जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, और मेरी जो लीजिंग अमाउंट है वो इतनी है, ठीक है। तो कंपनी उसको उस कहने के उसके एवज उतना लीस्ट अमाउंट उसको पे कर देती है, और वो उसके साथ जो है वो एक बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास टेम्परेरी वर्कर्स। दिस इज बेस्ड ऑन ट्राई बिफोर यू बाय अप्रोच, ठीक है। मतलब जैसे ये एक प्रोवर्ब है, ट्राई बिफोर यू बाय। तो employers who use temporary employers can hire their own temporary staff or use agencies supplying temporary workers. Such firms supply workers on a rate per day और per week basis, ठीक है। मतलब डेली वेजेस की आप बात भी इसमें कर सकते हैं, या पर वीक आप उसमें बात कर सकते हैं। मतलब इसमें वो क्या करते हैं कि मतलब एक अच्छी एजेंसी से, मतलब मैंने समरा है या निशाल है, उन्होंने अपनी एक कंपनी खोली है, ठीक है, ठीक है, कॉरपोरेटेड है या कोई भी है, मल्टीनेशनल है। तो वो क्या करेंगी कि अभी क्योंकि उनकी कंपनी नई नई है मार्केट के अंदर, तो वो क्या करेंगी कि वो मार्केट से जो एक वेल नोन कंपनी है उसके जो स्टाफ है, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसको वो क्या करेगी, हायर कर लेगी टेम्परेरी बेस के ऊपर, ठीक है। और उसको पर डे के हिसाब से डेली वेजेस में या फिर पर वीक के हिसाब से जो है वो उसको अमाउंट पे करना शुरू कर देगी, और देखेगी कि परफॉर्मेंस कितनी अच्छी जाती है, ठीक है। उसके बाद सीजनल एम्प्लॉयज़ आ जाता है। सीजनल एम्प्लॉयज़ आर हायर टू वर्क ऑन ए पार्ट टाइम, ठीक है। और सीजनल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो आप पार्ट टाइम पे करते हो। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मार्केट की एग्जांपल देती हूँ। अब फिश इंडस्ट्रीज़ है,
फिश इंडस्ट्रीज में जो आप बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाते हो और उस पर आप फिश के लिए डिफरेंट वर्कर्स को एलोकेट करते हो, ठीक है, उनकी फीडिंग के लिए, उनकी पूल को साफ करने के लिए, ओवरऑल उनकी लुक आफ्टर के लिए, फिश के पूल के लिए, तो वो सीजनल होती है। मतलब गर्मियों में तो मछली नहीं होती ना, मतलब आपको मैं एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हट के एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो दिस इज सीजनल एम्प्लॉयज। या कोविड-19 में उन्होंने कुछ ऐसी इमरजेंसी लागू कर दी कि उन्होंने कहा कि मतलब इस किस्म की आप क्वालिफाइड ग्रेजुएट नर्सेज को ले लें, ठीक है, और उनको हम इस पैंडमिक के अंदर जो है वो इतना पे कर देंगे। सीजनल था ना, एकदम से वो आया, उसका सीजन था, पीक पे थी एपिडेमिक। सीजनल एम्प्लॉयज आर हायर्ड टू वर्क ऑन अ पार्ट टाइम, गेटिंग माई पॉइंट क्लास, मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, पार्ट टाइम बेसिस बाय द कंपनीज दैट नीड एक्स्ट्रा हेल्प ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन, typically the Christmas season or the crop harvesting. ठीक है एमन, are you getting my point बेटा? So this is forward, this is seasonal. ओके, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आपके पास जो है वो दो तरह से आ जाते हैं, इंटरनल सोर्स आ जाता है और एक्सटर्नल सोर्स आ जाता है। इंटरनल सोर्स वही है कि अगर कोई बंदा आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिफाइड है तो आप उसी को कहते हो कि यार वाई नॉट आउटसोर्सिंग हम लोग करें, हम उसी को क्यों ना एक मौका दें कि वो आ जाए। लेकिन ऐसा बड़ा काम होता है, लोग इतना ज़र्फ नहीं रखते कि वो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किसी काबिल बंदे को आगे आने दें, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। सो मतलब कह लें कि ये हमारे सिस्टम का अलमिया है, ठीक है, मतलब किसी को कोई आगे आता तो देख नहीं सकता। एंड सेकंड थिंग ये कि स्पेशली हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमारे जितने इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो वट एवर प्राइवेट है या गवर्नमेंट में है, लोग आगे आता नहीं देख सकते, ठीक है। एक्सक्यूज मी प्लीज। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में आप देखें, जॉब जॉब पोस्टिंग एंड बिडिंग, ठीक है। बिडिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल कमेटी बैठी एक, ठीक है, और कमेटी में मैंने वर्दा का नाम दे दिया, ठीक है, और कमेटी, उस कमेटी का मैं मेंबर थी, ठीक है। तो मैंने सीईओ के सामने या हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है या जो भी हमारी हायर अथॉरिटी है जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन करनी है, तो मैंने उनको वर्दा या एमन का नाम दिया या समरा का नाम दे दिया, बिकॉज आई नो कि दे आर कॉम्पिटेंट लेडीज, ठीक है। मैं उनको कॉम्पिटेंट लेडीज समझती हूँ, उनके पास स्किल भी है, नॉलेज भी है, एटीट्यूड भी है एंड एप्टीट्यूड भी है। तो अब मैंने उस बिडिंग के अंदर, आप कह लें कि उस बोली के अंदर, ठीक है, अपना रेफरेंस यूज़ किया और मैंने इन बच्चियों का नाम दे दिया। देन आ जाता है आपके पास प्रमोशन एंड ट्रांसफर, ठीक है। या तो फिर मैं वर्दा की प्रमोशन करवा दूंगी, या अगर एमन आईसीयू में काम कर करके थक गई है एंड वो थोड़ा रिलैक्स चाह रही है, तो मैं एक उसको फेवर दूंगी कि अपने सीईओ के सामने रखूंगी कि ये बच्ची अच्छी है, काम करती है, ठीक है। और फिर वर्दा के मेरे साथ भी मतलब अच्छे टर्म्स है, ठीक है, क्योंकि आपको आपको अपने जो इमीडिएट बॉस है उसके साथ भी तो आपको अच्छा बिहेव शो करना है ना, ताकि उसको पता चले कि ये मेरे अंदर जो ये एम्प्लॉय है, 10 एम्प्लॉय है, 12 एम्प्लॉय है, उसमें से कौन सा बंदा जो है वो ओबीडियंट है, ठीक है। एम्प्लॉयज रेफरल्स, ठीक है, मतलब फिर मैं रेफरल बना के दे दूंगी। एंड देन रिक्रूटिंग फॉर्मर एम्प्लॉयज एंड एप्लीकेशन, और फिर इस तरह से हम एक फॉर्मर जो तरीकेकार है एम्प्लॉयज के एप्लीकेंट का, वो हम शुरू करेंगे। एंड देन इंटरनल रिक्रूटिंग डेटाबेस। अच्छा, इंटरनल सोर्सेज में आपके पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ने बता दिए। एडवांटेजेस ये हैं कि मोरल ऑफ प्रमोटी, ठीक है, मतलब वो इन्हांस हो जाता है, ठीक है। वर्दा को या समरा को या एमन को लगेगा कि मतलब मुझे वैल्यू दी गई है। बेटर असेसमेंट ऑफ द एबिलिटीज, ठीक है, आपको ऑलरेडी एक बंदे की क्वालिटीज़ का पता होता है और आप उसको और बेटरली असेस कर लेते हो। लोअर कॉस्ट फॉर सम जॉब, ठीक है, इतनी कॉस्ट नहीं आती आपको, आपका ऑलरेडी उसका मेडिकल हुआ होता है, सारा कुछ हुआ होता है। मोटिवेटर फॉर द गुड परफॉर्मेंस, ठीक है, और आप उसको मोटिवेट हम उसको करेंगे कि मतलब ही इज़ और शी इज़ ऑलरेडी वेरी गुड पर्सन एंड कॉजेज ऑफ ए सक्सेशन ऑफ द प्रमोशन, ठीक है, और उसकी फर्दर प्रमोशन के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाएंगे। एंड हैव टू हायर ओनली एट एंट्री लेवल, और सिर्फ जो है उसको एक एंट्री लेवल के ऊपर ही आपको हायर करना पड़ेगा। अब डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग से मतलब कि कोई नया बंदा नई सोच के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ, किसी और सिस्टम से स्किल और लर्निंग हुआ हुआ हमें नहीं मिलता, क्योंकि अपनी ही डिपार्टमेंट का बंदा हम रख रहे होते हैं, अपनी ही इंस्टीट्यूशन का। पॉसिबल मोरल प्रॉब्लम ऑफ दोज नॉट प्रमोटेड, ठीक है। इसके अलावा कुछ इखलाकी मसाइल जो कि हम देखने में आते हैं, ठीक है, वो आप कह सकते हैं
आपके मोरल प्रॉब्लम्स जो है वो आगे से प्रमोट नहीं होते। पॉलिटिकल इनफाइटिंग फॉर प्रमोशन, ठीक है। और फिर मतलब सोर्सेज लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि बाहर से किसी प्रिंसिपल की सिफारिश करवा दी, किसी एचओडी की करवा दी कि मतलब इसको आप करें। नीड फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और फिर उनको आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए फर्दर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब एक्सटर्नल सोर्सेज में आपके पास स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी से आप लोगों को ले सकते हैं, लेबर यूनियंस को ले सकते हैं, मीडिया सोर्सेज, ठीक है, उस पर आप कर सकते हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को देख सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में एडवांटेज ये है कि न्यू ब्लड ब्रिंग्स न्यू पर्सपेक्टिव, ठीक है। मतलब जाहिर बात है नया बंदा आएगा तो वो नई चीज़ लेके आएगा, ठीक है। एंड चीपर एंड फास्टर देन ट्रेनिंग, और आप लोगों को उनको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, प्रोफेशनल्स होंगे वो। नो ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल सपोर्टर्स इन कंपनी, ठीक है, किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। और क्योंकि नया बंदा है तो वो बहुत डरा डरा होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी मे ब्रिंग ए न्यू इंडस्ट्री इनसाइट, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन एक नई चीज़ नए तरीके से उनके लिए सोचेगी। डिसएडवांटेजेस में है मे नॉट सिलेक्ट समवन हु विल फिट फॉर द जॉब और द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कुछ ये हमें नुकसान होता है कि हमें वो बंदा हमारे मयार का नहीं होता, ठीक है, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं होती। मे काज मोरल प्रॉब्लम फॉर इंटरनल, ठीक है, और इसके अलावा मोरल प्रॉब्लम्स हम उसमें देख सकते हैं। कैंडिडेट्स नॉट सिलेक्टेड, कैंडिडेट्स को हम सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है। लॉन्गर एडजस्टमेंट और ओरिएंटेशन टाइम, ठीक है। अब इंटरनल रिक्रूटिंग मेथड्स में इंटरनल रिक्रूटिंग मेथड नंबर 1 है जॉब बोर्ड्स देखते हैं, एम्प्लॉयर की वेबसाइट देखते हैं। अब इंटरनल रिक्रूटिंग मेथड्स में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस हैं कॉस्ट सेविंग होती है, टाइम सेविंग होती है, एक्सपेंडेड पूल ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में मोर अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। एडिशनल वर्क फॉर एचआर स्टाफ हमें करना पड़ता है। मैनी एप्लीकेंट्स आर नॉट सीरियसली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, बहुत से लोग जो है वो सीरियसली काम करना ही नहीं चाह रहे होते, लेकिन फिर भी वो कह लें कि वो एक फेवर ले जाते हैं। एक्सेस लिमिटेड और अनअवेलेबल टू सम एप्लीकेंट्स। अच्छा, उसके बाद रिक्रूटिंग एवेल्युएशन, क्वालिटी ऑफ एप्लीकेंट्स एंड क्वालिटी ऑफ एप्लीकेंट्स में आपने देखा है। क्वालिटी ऑफ एप्लीकेंट्स देखते हैं क्या होती है। एज द गोल ऑफ द गुड रिक्रूटमेंट प्रोग्राम इज टू जनरेट ए लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम विच टू चूज ए क्वांटिटी इज ए नेचुरल प्लेस टू बिगिन एवेल्युएशन, ठीक है। मतलब हमने एक नेचुरल पूल बनाना है जिससे हमने उन लोगों को पिक करना है। अब हमारे पास क्या पैदावार खपत क्या आती है, यील्ड रेशियो क्या आती है। तो अ कंपैरिजन ऑफ द नंबर ऑफ द एप्लीकेंट्स एट वन स्टेज ऑफ द रिक्रूटिंग प्रोसेस टू द नंबर एट द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे फिर वो रेशो कम होती चली जाती है, फिल्टर लग जाते हैं ना। बाज लोग किसी चीज़ में रह जाते हैं, बाज लोग किसी चीज़ में रह जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वो कहता है इन एडिशन टू ए क्वांटिटी द इशू अराइजेज एज whether or not the qualification of the applicant pool are sufficient to fill this job opening. Do the applicants meet job specification and do the perform job well after hire? इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। and at the end in a cost या benefit analysis to evaluate recruiting effort. Cost may include both direct cost जिसे कि advertising recruiters कहते हैं, salaries, travel agencies, fees, telephones, and the indirect cost involvement of the operating manners, public relation, images. अब next आ जाता है using yield ratios to determine needed applicants. 300 applicants हैं, 300 में से 100 फाइनल इंटरव्यू किए हैं हमने, उसमें से 50 को हमने ऑफर भेजी है और ऑफर में से 25 हमने हायर किए हैं। या इनिशियल कांटेक्ट या फाइनल इंटरव्यू। अब इनिशियल कांटेक्ट और फाइनल इंटरव्यू यील्ड रेशियो 3:1 है। कैसे? यानी 300 बंदा आ गया, 100 को हमने इंटरव्यू के लिए बुलाया, ठीक है। फाइनल इंटरव्यू या ऑफर की, और फाइनल इंटरव्यू और ऑफर की रेशियो 2:1 है, वो और कम हो गई। और हायर की भी यील्ड रेशियो 2:1 हो गई। आगे कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन रिक्रूटमेंट, इमेज ऑफ द कंपनी, अट्रैक्टिवनेस ऑफ द जॉब, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें आपकी एचआर प्लानिंग आ जाती है, आपका जॉब एनालिसिस आ जाता है, उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन आ जाती है। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन दोनों मिलके आपकी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का पार्ट बनती है। सिलेक्शन बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए हायर और नो हायर, मतलब इसमें आप हायर करते हो या हायर नहीं करते हो, ठीक है। डिसीजन रिगार्डिंग ईच एप्लीकेंट फॉर अ जॉब।
और selection is the process of choosing a qualified individuals who are available to fill the position in organization. या आप कह सकते हो कि आप सिलेक्शन के अंदर, सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें आप क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को चूज करते हो, ठीक है, जो कि अवेलेबल होते हैं टू फिल द पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस पोजीशन को फिल करने के लिए। अब बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले उसकी फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, देन उसके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स अच्छी होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सो सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली अ ह्यूज एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इनिशियल स्क्रीनिंग करेंगे, वो पास करेगा तो कंप्लीटेड एप्लीकेशन होगी, वो पास करेगा तो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट पास करेगा तो कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू होगा, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू के बाद जो है वो दो चीज़ें निकलती हैं, कंडीशनल जॉब ऑफर आप उसको करते हो, ठीक है, परमानेंट जॉब भी हो सकती है वो, ठीक है, और वो उसके अंदर परमानेंट जॉब के बाद वो आपका बैकग्राउंड एग्जामिनेशन, अगर वो भी क्वालिफाई करता है, जिसमें मेडिकल टेस्ट आ जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाता है, आपको पता है आप जब यहाँ पे आए थे तो आप लोगों का भी हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर वो ये पास नहीं करता मेडिकल टेस्ट और फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अनफिट हो जाता है आपकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। अगर इंटरव्यू नहीं लेता तो वहाँ से भी रह जाता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट नहीं पास करता वहाँ से रह जाता है, ठीक है, कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं होती वहाँ से रह जाता है, ठीक है, इनिशियल स्क्रीनिंग में अगर कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन भी उसके पास नहीं है तो उसमें रह जाता है। सो द थ्री मोस्ट कॉमन मेथड्स जो है वो सिलेक्शन के अंदर यूज होते हैं, वो टेस्टिंग है, नंबर टू गैदरिंग इंफॉर्मेशन है, एंड इंटरव्यूइंग है, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग कहता है टेस्ट मेजर्स नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटी, ठीक है, जिस तरह अभी एमन ने क्वेश्चन पूछा था कि ये के एस एस क्या होते हैं, तो के एस एस बेसिकली नॉलेज स्किल एंड एबिलिटीज की उसने बात की थी, ठीक है, एज वेल एज अदर करेक्टरिस्टिक्स और दूसरी करेक्टरिस्टिक्स सच एज पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अब टेस्टिंग टाइप्स में अगर देखें तो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी, क्या उसका इतना दिमाग भी काम करता है इस जॉब के लिए, पर्सनैलिटी उसकी ओवरऑल क्या है, फिजिकल टेस्ट देखते हैं, इंटेग्रिटी चेक करते हैं, ठीक है, उसका ड्रग टेस्ट करते हैं, एंड वर्क सैम्पलिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो कॉग्निटिव एबिलिटी में अब क्या आ जाता है, इट मेजर्स द लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एन एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इंटेलिजेंस टेस्ट में, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में इट एक्सेस मस्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्टिंग, इट मेजर्स द पैटर्न ऑफ थॉट, इमोशंस एंड बिहेवियर, सही है। इंटेग्रिटी टेस्टिंग में इट इज डिजाइंड टू एक्सेस द लाइकलीहुड दैट एप्लीकेंट विल बी डिसऑनेस्ट और एंगेज इन ए इलीगल एक्टिविटी, ठीक है। इंटेग्रिटी टेस्ट में आप ये देखते हैं कि आप उसका लाइकलीहुड चेक करते हैं उस एप्लीकेंट की कि वो डिसऑनेस्ट तो नहीं है या किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं है इंटेग्रिटी टेस्ट के अंदर, ठीक है। ड्रग टेस्टिंग के अंदर नॉर्मली रिक्वायर एप्लीकेंट्स टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड सैंपल दैट इज टेस्टेड फॉर द इलीगल सब्सटेंस, मतलब किसी किस्म का कोई वो नारकोटिक्स तो नहीं लेता, किसी किस्म की वो कोई नशा वगैरह तो नहीं करता, उसकी ब्लड के अंदर हम उसकी सीरोटाइपिंग के अंदर उसका लेवल चेक कर लेते हैं, ठीक है। और इंटेग्रिटी टेस्ट और ये दोनों साथ साथ होते हैं, मतलब किसी किस्म का कोई वो क्रिमिनल टेस्ट वगैरह तो नहीं, क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर उसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह तो नहीं इम्प्लीकेंट हुआ हुआ, ठीक है। वर्क सैंपल टेस्टिंग के अंदर आ जाता है मेजर परफॉर्मेंस ऑन सम एलिमेंट ऑफ जॉब, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदरिंग में कॉमन मेथड्स ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड रिज्यूम्स, बायोग्राफिक डेटा एंड रेफरेंस चेकिंग। अब उसके अंदर देखा जाता है कि उसका रिज्यूम यानी सीवी क्या है, वो किस बैकग्राउंड से है, ठीक है, और उसका रेफरेंस क्या है, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड रिज्यूम में सबसे पहले जनरली आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन सच एज एड्रेस, फोन नंबर, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्पेशल ट्रेनिंग, ठीक है। एट द प्रोफेशनल लेवल सिमिलर इन्फॉर्मेशन इज जनरली प्रेजेंटेड इन रिज्यूम। बायोग्राफिकल डाटा में उसका का सारा पर्सन का बिहेवियर और आइडेंटिटी वगैरह देखते हो। रेफरेंस चेकिंग में इन्वॉल्व कॉन्टेक्टिंग एंड एप्लीकेंट्स प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, टीचर्स और फ्रेंड्स टू लर्न मोर अबाउट द एप्लीकेंट इशू विद रेफरेंस चेकिंग। इंटरव्यू जब आप करते हो तो द इंटरव्यू इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज सिलेक्शन मेथड, ठीक है। इंटरव्यूइंग अकर्स व्हेन एप्लीकेंट रिस्पॉन्ड टू ए क्वेश्चन posed by the manager or some other organizational representative। अब डिफरेंट इंटरव्यूअर जो इंटरव्यूवी से क्वेश्चन करते हैं उनके आंसरिंग जब किए जाते हैं तो वो सिलेक्शन प्रोसेस का नेक्स्ट मेथड है आपका इंटरव्यू। टिपिकल एरियाज इन विच क्वेश्चंस आर पोज्ड इंक्लूड, अब आपसे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछते हैं, आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, आपका नॉलेज चेक करते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है वो एक्सेस कर रहा होता है,
ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को देखते हैं, आपकी सोशल स्किल्स को देखते हैं, ठीक है। सो दो तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। स्ट्रक्चर्ड में आपके पास सिचुएशनल इंटरव्यू होते हैं और बिहेवियरल इंटरव्यू होते हैं। यानी कि नाम है जिसका स्ट्रक्चर है, तो उसमें एक में आपका सिचुएशनल आ जाएगा और दूसरे में आपका बिहेवियरल इंटरव्यू आ जाएगा, ठीक है। अब अनस्ट्रक्चर्ड में देखें कि किसी किस्म की कोई टाइप नहीं है, स्ट्रक्चर्ड में सिचुएशनल है और बिहेवियरल है। अब स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, यूजेस अ लिस्ट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चन, ऑल एप्लीकेंट्स आर आस्क्ड द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, situational and behavioral. Situational में in which the interviewers ask question, ठीक है, about what the applicant would do in a hypothetical situation. Hypothetical situation के अंदर वो किस तरह से behave करता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। सिचुएशन के अंदर जो है वो किस तरह से बिहेव करता है उसको देखेंगे हम, ठीक है। और जो आपकी बिहेवियरल इंटरव्यू है उसके अंदर देखेंगे कि इन विच द क्वेश्चंस फोकस ऑन द एप्लीकेंट्स बिहेवियर इन द पास्ट सिचुएशन। पास्ट सिचुएशन के अंदर जो है वो बिहेवियरल इंटरव्यू को जो है वो हम किस तरह से देखेंगे, ठीक है। मतलब उसका बिहेवियर, सॉरी क्लास को प्रिंसिपल आ गई थी, मेरी आवाज़ कट गई होगी शायद। अच्छा, सारों को प्रेजेंट प्रेजेंट की पड़ी हुई है, किसी का कोई ध्यान नहीं है लेक्चर की तरफ। वेरी सॉरी वैसे, वरदा योर क्लास इज़ वेरी वेरी नॉन कोऑपरेटिव यार। मतलब किसी का दिल नहीं है कि हम लोग पढ़ लें अगर मैं पढ़ा ही रही हूँ तो, ठीक है ना। ठीक है क्लास, मैं नहीं आप लोगों को पढ़ाती बस, इट्स ओके। इफ़ यू डोंट वांट टू लर्न देन इट्स ओके। मतलब आपका अगर पढ़ने का मूड नहीं है तो इट्स ओके, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाती, यही है ना फिर। अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर दिस अलाउज द इंटरव्यूअर टू प्रोब एंड पोज ए डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन टू डिफरेंट एप्लीकेंट्स, ठीक है। इसमें अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर बेसिकली ये ओपन एंडेड होता है, ठीक है। हम इसमें कहते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो दिस अलाउज द इंटरव्यूअर, ये इंटरव्यूअर को अलाउ करता है कि वो प्रोब करे एंड पोज करे डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन टू डिफरेंट एप्लीकेंट, के मुख्तलिफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो बना के डिफरेंट एप्लीकेंट्स के सामने रख दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि इसके ऊपर बात करें, ठीक है। इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि वो किस हद तक इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, चले अब मैं इसको आपको कल यहाँ से कंटिन्यू करूँगी कि हम लोग कैसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बनाते हैं और कैसे हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बनाते हैं, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आने चाहिए। बस आपको भी इसमें ये पता होना चाहिए कि इंटरव्यूज़ की टाइप कितनी है, इसमें स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आगे फर्दर टू टाइप्स है, सोशल एंड बिहेवियरल। बिहेवियरल सोशल, सॉरी सिचुएशनल एंड बिहेवियरल। सिचुएशनल जो होता है उसमें सिंपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के कैंडिडेट के सामने रख दी जाती है और उसको कहा जाता है कि आप इसके ऊपर बताएं कि आप इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर जो है वो क्या करेंगे। और जो बिहेवियरल सिचुएशन होती है, बिहेवियरल इंटरव्यू होता है, उसके अंदर सिंपल आप क्या करते हो, एप्लीकेंट का बिहेवियर चेक करते हो रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन इन ए पास्ट में किए गए क्वेश्चन, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास। आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हाउ टू मेक ए इंटरव्यूइंग क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है।